सबसे पहला बिंदु आता है कि सर याद नहीं रहता है ना। अब आखिर कितना याद रहेगा? आपको पता है कि दिमाग की एक कैपेसिटी है और बड़ा खूबसूरत विशेषता एक मस्तिष्क में डाली गई कि वो भूल जाता है, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता और लंबे समय तक याद नहीं रहता, किसी को भी नहीं रहता। ये बात केवल आपकी नहीं है, ये हर व्यक्ति की बात है। हर व्यक्ति भूलता है और ठीक तरीके से भूलता है। किसी को बहुत याद नहीं रहता, इंस्टेंट पढ़ा हुआ होता है तो याद रहता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे अपना जो कोर्स है हिस्ट्री पॉइंट का, वहाँ पे कई बार बच्चे मुझे मैसेज बॉक्स में कोई डाउट पूछते हैं तो मैं खुद भूल जाता हूँ, मैंने पता नहीं क्या पढ़ा है। तब मैं उस बच्चे को वापस मैसेज भेजता हूँ कि आप मेरा लिखवाया वो मुझे भेजिए, फिर आपका भेजिए, तब मैं आपका स्पष्टीकरण दे पाऊंगा। ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ, 5-6 महीने पहले की क्लास ली हुई है। तो हर व्यक्ति भूलता है। आप ये सामान्य समस्या है और ये सब जगह रहती है, क्योंकि स्मृतियाँ जो हैं, स्मृति क्षमता सीमित है और विस्मृत होने की एक विशेषता है जो होती रहेगी। आप कितना भी पढ़ लो, आप भूलोगे, ये तय बात है। और ये सबके साथ है। अब ये मत सोचना कि केवल आपके साथ है। अब बिंदु ये आता है कि इस स्थिति से निकलें कैसे। हालांकि ये स्थिति गलत नहीं है, क्योंकि सबके साथ है तो फिर सब बराबर हो गए, ठीक है। अब निकले कैसे? इससे निकलने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सिर्फ एक कहता हूँ स्टूडेंट को कि अगर आप रिवीजन करते हैं ना, अगर किसी सामग्री को बार बार पढ़ते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा याद होता जाता है। जैसे मान लो कि आप रूस की क्रांति पढ़ ली। अब रूस की क्रांति में आपने जैसे 1905 की क्रांति पढ़ी, तो पहली बार पढ़ोगे तो आपको सिर्फ यही याद रहेगा कि 1905 की क्रांति, फादर गोपेन, ब्लडी संडे, है ना, और ड्यूमा का गठन किया, जार निकोलस था, ये सब छोटे मोटे मोटे पॉइंट याद हो जाएंगे। जब आप उसको दूसरी बार पढ़ोगे तब उसमें थोड़ा सा एडवांस याद होगा कि क्रांति के कारण क्या थे, फिर क्रांति के अंतर्गत विंटर पैलेस की तरफ यात्रा की गई, पेट्रोग्राड का क्या महत्व था, निकोलस ने कौन कौन से सुधार किए, क्रांति रुकी कैसे, अक्टूबर मैनिफेस्टो क्या है, ये सब पता चलेगा। फिर आप जब तीसरी बार रिवीजन करेंगे तब आपको थोड़ा सा और डेप्थ में पता चलेगा कि अक्टूबर मैनिफेस्टो में क्या क्या डिमांड्स थी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लगा, ड्यूमा का गठन किया गया, ड्यूमा निम्न सदन था, उच्च सदन क्या था, स्टेट काउंसिल था, सेनेट होती थी, राजा को परामर्श देती थी। ये तीसरी बार जब आप कर रहे होंगे तब पता चलेगा। जब आप चौथी बार पढ़ेंगे उसी बिंदु को वापस, जब आपका चौथा राउंड आएगा, जब भी रूस की क्रांति पे, तब आपको पता चलेगा कि ड्यूमा थी, ड्यूमा के 4 सेशन हुए, उन 4 सेशन में क्या कुछ था, ये सब बातें पता चलेगी ड्यूमा के बारे में। फिर उसमें पहले 2 में कैडेट बहुमत में थे, तीसरे और चौथे में अक्टूबरिस्ट बहुमत में थे। मतलब ये सारी बातें आपको चौथे 5वें रिवीजन में पता चलती है और आपको समझ में आती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जितना अधिक होगा उतना नया नया आप सीखते जाओगे और वो चीजें आपके मस्तिष्क में बैठती जाएगी। याद ऐसे होता है, अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद अगर आप दावा करेंगे कि मुझे याद क्यों नहीं हुआ, तो आप गलत दावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि याद करने के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ, एक सामान्य जो एक स्टूडेंट है, सामान्य अभ्यर्थी है, कम से कम 6-7 बार जब रिवीजन करता है तब उसको 70-80% याद हो जाता है। और इससे अधिक वैसे ही कुछ याद होता नहीं है। 70% याद हो जाता है फिर वो, लेकिन उसका सब्जेक्ट के प्रति कंसेप्ट ऐसे अच्छे विकसित हो जाते हैं, उसकी टॉपिक के प्रति क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो ऑप्शन देके एलिमिनेट करने की ताकत बढ़ती जाती है। अब जो 6ठी-7वीं बार भी आपको 100% याद नहीं होगा। याद फिर भी आपको, मैं जनरली कहता हूँ, 1 बार में 10%, 2 बार में 20%, 3 बार में 30%, जनरली ऐसा मैं कहता हूँ कि इतना याद होता है। वैसा मत कहना कि 11 बार में क्या सर 110% हो जाएगा, नहीं होता, लेकिन 6-7 बार पढ़ने पर 60-70% याद हो जाता है। आप अगर ये प्रयास करोगे कि 100% याद करना है तो कभी होगा ही नहीं, 100% कभी नहीं होगा, क्योंकि 100% की लिमिट ही नहीं है। हमने जितने रूस की क्रांति पढ़ी उससे कहीं अधिक है वो, इसलिए 100% का प्रयास करें ही नहीं। हाँ, बस बार बार पढ़ते जाएं,
60-70% अगर याद हो गया तो 30% आपका लॉजिक काम करने शुरू कर जाते हैं। क्योंकि एक मुद्दे पर 60-70% तक अगर आपकी क्लैरिटी है ना, तब आप प्रश्न देखने के बाद विकल्प को आराम से एलिमिनेट करके और आप उत्तर निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, जिस विषय वस्तु के बारे में आपको 60-70% अगर जानकारी है तो 30-40% आप अपने विवेक का यूज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में जानकारी आपको 10-15% है, तब विवेक यूज नहीं हो पाएगा, तब आप गैस नहीं कर पाओगे, तब आप 3 ऑप्शन गलत नहीं कर पाओगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि अगर 6-7 बार मिनिमम कोई रिवीजन कर लेता है बच्चा, तो उसको 60-70% तक याद हो जाता है, और फिर 20-30% वो आराम से अपने लॉजिक का, अपने गैस का, अपने कंसेप्ट का, अपने विवेक दिमाग का यूज करके एलिमिनेट करके आराम से आंसर निकाल लेता है। हाँ ठीक है, कोई ऐसा प्रश्न हो जो बिल्कुल फैक्ट और गहरा फैक्ट हो और पढ़ा हुआ ही नहीं हो, तब गैस नहीं लगेगा, लेकिन कंसेप्ट वाले प्रश्न बड़े आराम से कर लेते हैं। आपको पता है कि एग्जाम में कंसेप्ट और फैक्ट दोनों का मिला जुला पेपर आता है। 100 में से 30-40 प्रश्न कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, वो रिवीजन से ही सही होते हैं, और 50-60 प्रश्न फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो 6-7 बार पढ़ने के बाद में आप आराम से 70% फैक्ट वाले प्रश्न सही कर देते हैं। ठीक है, इतनी कट ऑफ रहती है। तो याद नहीं रहता, ये प्रश्न आप ना करें। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और 6-7 बार रिवीजन कम से कम करिए, और 100% की कोशिश ना करें। रिवीजन के साथ साथ में सबसे बड़ी चीज होती है अभ्यास, वो मैं बाद में बात करूंगा। अच्छा, अब बात ये आती है रिवीजन करें कैसे। हालांकि इस पर मैंने एक अलग क्लास डाल रखी है, फिर भी मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। रिवीजन कभी भी लाइन टू लाइन नहीं करें, गद्यांश के रूप में नहीं करें। रिवीजन करते वक्त आप कम से कम हेडिंग को पढ़ने के बाद में सोचिए कि इसके अंदर है क्या, थोड़ा मनन करने की कोशिश करिए। अभी मैं रूस की क्रांति की बात कर रहा था, तो मैं वापस रूस पे जाता हूँ। अब क्रांति के कारणों की बात करनी है ना, तो मैं लाइन टू लाइन क्यों पढ़ रहा हूँ। मैं यही सोचूं ना, उस समय की मजदूरों की जो मजदूरी थी, श्रमिकों की, उसमें कटौती की गई थी। 1905 के अंदर रूस और जापान का 4-5 में युद्ध हुआ था, उसके कारण आर्थिक संकट बढ़ गया था, भूखमरी बढ़ गई थी। अब ये मैंने खुद ने बिना देखे सोचना शुरू किया। अब ये सोचने के बाद में मैंने सारे कारण सोचे, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद ऐसा हो जाता है, दूसरी बार तो आप सोच ही सकते हो। फिर मैंने देखा उसमें कि मैंने कौन से बिंदु मिस कर दिए, तो वापस पढ़ लिए। तीसरी बार जब आप पढ़ोगे, तब आप वापस रिवीजन करते होते फिर उस दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिए, मनन कीजिए कि इस हेडिंग के अंदर है क्या। आप पूरी, जैसे रूस के अंदर आप जैसे 1917 की क्रांति पे आए, तब आप सोचिए फरवरी क्रांति के बारे में सोचना पूरा शुरू करिए कि 7 मार्च को क्या हुआ, 8 मार्च को क्या हुआ, 9 मार्च को क्या हुआ, 10 को क्या हुआ, सोवियत कैसे गठित हुई, है ना। अब आप ऐसे सोचोगे एक बार, तो सारी चीजें मस्तिष्क में क्लियर होगी, कुछ याद रहेगी, कुछ भूल जाओगे। तो दूसरी, तीसरी, चौथी बार ऐसे सोचते सोचते रिवीजन करोगे। तो रिवीजन में भी सोचना बहुत जरूरी है ना। रिवीजन में भी 5वां 6ठा रिवीजन तो सोचने और मनन पे ही जाता है। पहले सोचिए, मनन कीजिए, उसके बाद उस टॉपिक को देखिए कि अब मैं कौन से पॉइंट मिस कर गया हूं। मैंने एक बहुत बड़ी कमी देखी स्टूडेंट में। स्टूडेंट क्या करता है, हर बार वही गद्यांश लाइन टू लाइन पढ़ के निकल जाता है। अब आप 5वीं बार रिवीजन कर रहे हो, चौथी बार रिवीजन कर रहे हो, और चौथी 5वीं बार कॉपी पढ़ रहे हो, फिर भी अगर आप वो गद्यांश की लाइन टू लाइन पढ़ के आगे निकल रहे हो, तो फिर ये रिवीजन नहीं है। चौथी 5वीं बार कम से कम आप जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसको पूरा पहले सोचिए कि इसके अंदर है क्या क्या। वो सोचने के बाद में फिर देखिए कि मैंने कौन से पॉइंट मिस किए। और 6ठी 7वीं बार तक तो आते आते आपकी स्थिति ये हो जाती है, क्योंकि अगर आप पहला रिवीजन छोड़िए, दूसरे रिवीजन से अगर आप ये सोचना शुरू करते हैं ना, तो 5वें 6ठे रिवीजन तक पूरे टॉपिक की फ्रेमिंग आप आराम से मन में बना देंगे। फिर आपको केवल फैक्ट देखने होते हैं। तो इस तरह से आप सोचिए, मनन कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। आप आराम से पढ़े हुए प्रश्न तो गलत नहीं करोगे, ये तय बात है। और अगर पढ़ा हुआ नहीं आया तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है, और ऐसा टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कौन से 100% करने हैं, हमें तो 70% पे अपना काम अच्छे से हो जाता है। और आपके पढ़ा हुआ नहीं आया है तो डेफिनेटली कईयों के सेम स्थिति होती है। 10 प्रश्न आपसे नहीं हुए तो 10 औरों से भी नहीं होंगे। वो वैसे कंपटीशन निर्धारक तत्व भी नहीं है। पहला बिंदु ये था, याद नहीं रहता, तो उसका एक ही उपाय है कि 6-7 बार रिवीजन करो। 100% की कोशिश से मत करो। और दूसरी बात ये है कि रिवीजन जो आप तीसरी चौथी बार करते हो, उसमें कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं
या जैसे आप मान लो इतिहास का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो आप एकीकरण के बाधक तत्व कौन से थे सोचिए आप, सहायक तत्व कौन से थे, बिस्मार्क ने क्या किया था, फिर उसमें से जो तीनों चरण हुए, डेनमार्क पे कैसे अटैक हुआ। अब आप अगर पूरा दिमाग में घुमाइए पहले तो रिवीजन से ठीक पहले, ये सोचने के बाद में फिर कॉपी देखिए, फिर टॉपिक को पूरा पढ़िएगा, अच्छा मैं ये चीजें मिस कर गया हूँ। और हो सकता है तो पढ़ने के बाद एक बार फिर वापस रिवाइज कर लीजिए, मस्तिष्क में आंखें बंद करके आराम से सोच लीजिए। अगर आप इस तरह से 6-7 बार रिवीजन करते हैं, रिवीजन में आपको किताब अपना जो कंटेंट है, नोट्स हैं, जो भी है, वो देखने की जरूरत कम से कम होनी, उसके ऊपर आपकी निर्भरता कम से कम होनी चाहिए। हर बार जितनी 6ठी बार रिवीजन हो रहा है उससे कम निर्भरता 7वीं बार होनी चाहिए। 6ठी बार आपको जितनी निर्भरता है अपने सामग्री की, 7वीं बार पढ़ते हो तो उसकी निर्भरता और कम होनी चाहिए। इस तरह से आप चलते रहिए तो डेफिनेटली, और ये तभी संभव होगा जब आपके पास में मटेरियल सीमित होगा। अगर आपने एक ही पार्ट के 5-5 स्रोत लगा रखे हैं तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन तभी होता है जब आपके पास मटेरियल फिक्स होता है। तब मैं कहता हूं कि आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, आप हर पार्ट की एक से अधिक सामग्री मत रखो। सिलेक्शन एक से होना हुआ तो उसमें हो जाएगा, और उसी सामग्री को पढ़ के कई बच्चे टॉप भी करते हैं। इसलिए ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, है ना। क्योंकि सामग्री का आपके सीमित होना, है ना, सामग्री लिमिटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लिमिटेड नहीं है, सामग्री कम से कम रखिए, तब क्या होगा कि आप आराम से उसको टारगेटेड मेहनत कर सकते हैं। नहीं तो आप आपके पास 3 किताबें पढ़ी है तो एक की करोगे, दूसरे का रिवीजन करोगे, किसका करोगे, है ना। अगर आपको 5-7 किताबें पढ़नी है तो उसको शॉर्ट में नोट्स बना दो, नोट्स का रिवीजन करो फिर, है ना। इस तरह से आप, एक तो ये ध्यान रखना, तो याद नहीं रहने का एकमात्र यही इलाज है। और बाकी ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये विशेषता है, को प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते, ये ऐसा नहीं केवल आपके साथ होती है, इसको इसी तरह से इसका निस्तारण किया जा सकता है। मुझे तो ठीक से याद है, मैं ऐसे ही पढ़ता था कि पहली बार तो पूरी लाइन टू लाइन पढ़ी थी, बढ़िया तरीके से लिखा, नोट्स वगैरह रेडी किया। सेकंड बार से मैं सोचना शुरू कर देता था। सेकंड बार जब सोचता था तो सोचने के दौरान स्थिति ये आती थी कि 5-10% बातें भी याद नहीं आती थी, भूल जाता था। लेकिन जैसे थर्ड बार सोचता था तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस आता था, अच्छा हाँ ठीक है, मुझे 10 बातें आ रही है। चौथी 5वीं बार नंबर आता था, तब से हो जाता। लेकिन कोशिश इसमें एक चीज और भी करो, एक बात और भी कोशिश करो कि आपका जो भी सामग्री पड़ी हुई है, कम से कम ऐसी कोशिश करो कि 1 महीने में या 2 महीने में सबका नंबर एक बार लग जाना चाहिए, है ना, 1-2 महीने के अंदर अंदर। जैसे ऐसा नहीं हो कि आपने आज पढ़ा, अब 6 महीने किसी पार्ट को देख नहीं रहे हैं, 7वें महीने दूसरा राउंड कर रहे हैं, फिर सोचोगे कुछ नहीं, याद नहीं आएगा। कोशिश करिए कि आप 1-2 महीने के अंदर आप एक बार जो कुछ पढ़ा उसको वापस पढ़े। मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम सेट करें कि आप हर 2 महीने के अंदर एक बार आप उन चीजों से गुजरो जो आपने पहले पढ़ रखी है। मतलब ये है कि जिसको आज पढ़ा है, कोशिश करें कि 1-1.5 महीने के भीतर उसका नंबर वापस एक बार आ जाए। तो रिवीजन के अंदर, सामग्री के अंदर आपको 30-40 दिन से अधिक का गैप नहीं देना है, ठीक है। जैसे मान लो 1 महीना जो पढ़ा बढ़िया तरीके से, तो अगले सप्ताह आप ऐसा टाइम टेबल सेट करो कि स्टार्टिंग में जो पढ़ा उसको वापस 2 दिन देख ले एक बार। तो ये गैप 40-50 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए, है ना। उस तरह से रिवीजन करें। दूसरा आता है कि सर आत्मविश्वास नहीं बनता, कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए आत्मविश्वास जो है ये सीधा जुड़ा हुआ है किस बिंदु से, इस बिंदु से। कैसे? मान लो कि अगर आपके पास में, आपको याद नहीं हो रहा है, आपने दिमाग में उठा दिया, याद नहीं हो रहा है, ठीक है, रिवीजन नहीं हो रहा है, सामग्री आपके पास बहुत अधिक है, अस्त व्यस्त हो रखे हैं, कोई क्लियर गोल नहीं, कोई क्लियर प्लानिंग नहीं है, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यह एक ऐसा कंसेप्ट है या एक ऐसी विशेषता है जिसको आप खरीद नहीं सकते। ये अंदर से अपने आप बिल्ड होती है, मेरे कहने से भी नहीं होगी। आप 1000 लोगों के मोटिवेशन सुन लो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप कितनी बाहरी दिखावटी पढ़ाई कर लो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पढ़ते हुए दिख रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब आता है? ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अंदर से मजबूत फील करते हैं, कॉन्फिडेंस तभी आता है। बाकी
ये कृत्रिमता से कॉन्फिडेंस नहीं आता, नेचुरल होता है कॉन्फिडेंस एकदम से। ये तभी आता है जब आप अंदर से बहुत मजबूत फील कर रहे हो। मजबूती का आत्मविश्वास से सीधा संबंध है, ठीक है ना। मान लो कि एक स्पोर्ट्समैन खेल रहा है, अब स्पोर्ट्समैन खेल रहा है ना, वो अंदर से बहुत फिट फील कर रहा है, तब उसका कॉन्फिडेंस होता है कि मैं मेडल लेके आऊंगा। अगर स्पोर्ट्समैन के अंदर मजबूती नहीं है, कहीं न कहीं कमजोरी है, तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि मजबूत कब होता है। ये मजबूत तभी होता है जब आपने पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से पढ़ रखा है ना। अब अगर आपने पाठ्यक्रम को बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे 6-7 बार पढ़ रखा है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से गजब तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। अब पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से पढ़ने के बाद आपने उसका बढ़िया से रिवीजन कर लिया, और एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं वो है अभ्यास। अभ्यास कर लिया। अगर आपने ये 3 चीजें करनी शुरू कर दी और 4-5 महीने अगर ये बिंदु रहे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। आपको मैं बता रहा हूं कि आप जैसा मैंने आज का ऐसा 2-3 महीने करके देखिए, कॉन्फिडेंस अपने आप छलकेगा, आपके चेहरे पे चमक आनी शुरू हो जाती है, अंदर से लगने लग जाता है कि हाँ अब मैं कर लूंगा। 10 बार फेल हुआ व्यक्ति भी अगर बढ़िया तरीके से तैयारी, अपनी कमियों को दूर करके काम शुरू करता है, तो उस व्यक्ति को भी 2-2.5 महीने के अंदर अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर वो उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ लग जाता है। अब देखो, पाठ्यक्रम पढ़ लिया, उसका ये इस तरह से 5-6 बार रिवीजन कर लिया, और अब आप बात आती अभ्यास की। अभ्यास के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये लेके आइए आप। फिर जैसे मान लो कि मैं रूस की क्रांति की बात कर रहा हूं, उसी का उदाहरण आगे देता हूं। अब आपने जब पहली बार रूस की क्रांति पढ़ी, पहली बार जैसे आपने मेरे नोट से पढ़ ली या फिर आपने किताब से पढ़ ली, पढ़ने के बाद आप क्या करो, रूस की क्रांति से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, आजकल मार्केट में सारी किताबें ऐसी आ गई है जिसमें टॉपिक वार प्रश्न दिए हुए, मैंने भी वो जारी कर रखी है, सबने कर रखी है। अब आप क्या करो, रूस की क्रांति के अंदर जो भी 70-80 सवाल पहले हुए पूछे हुए, वो भी अभ्यास वाले भी सारे सोल्यूशन कर लो। मुझे पता है कि उस समय आपको 20 प्रश्न भी नहीं आएंगे, क्योंकि पहली बार पढ़ा है। सवाल सोल्व कर लिए, सोल्व करने के बाद में आपने जो टॉपिक लिखा है, पहले तो टॉपिक पूरा लिख लीजिए, लिख नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, पहले पूरा पढ़ लिया, फिर सवाल देख लो। सवाल देखने के बाद इंस्टेंट उसी समय वापस टॉपिक पढ़ लो एक बार। इससे क्या होगा, इससे आपको उन क्षेत्रों का आइडिया होगा जहां जहां से सवाल बनता है। दूसरा, आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी कि किस जगह से कैसा प्रश्न बनता है। मुझे अच्छे से याद है कि कुछ गद्यांश आते थे पहले, कि गद्यांश देख के उत्तर करो, ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा, अनसीन पैसेज आते थे। तो उसमें 2 टाइप के स्टूडेंट होते थे। स्टूडेंट क्या करते थे, पहले गद्यांश पढ़ते थे, फिर प्रश्न सॉल्यूशन करते थे, तो प्रश्न सॉल्यूशन होता नहीं था उससे। आज भी आईएएस प्री में C-सेट में आता ही है। मैं क्या करता था, मैं पहले प्रश्न पढ़ता था, उसके बाद गद्यांश पढ़ना, ताकि अपने आप पता चल जाता था। तो इसमें मुझे फिर दिक्कत आनी शुरू हुई। तब मैंने क्या किया, पहले गद्यांश पढ़ा, फिर प्रश्न पढ़े, फिर वापस गद्यांश पढ़ा, तब आराम से प्रश्नों के उत्तर निकल गए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इस क्षेत्र से ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। देखो, अगर आप निबंध की तरह पढ़ रहे हैं अपने कोर्स को, और अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हैं, तो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी आपको आइडिया भी नहीं होगा कि इसका सवाल आता कैसे है। प्रश्नों की प्रकृति को समझने के लिए, और किस बिंदु से, किस अध्याय से, किस चैप्टर से कैसे प्रश्न बनते हैं, उसके लिए इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आपने पहली बार में प्रश्न देख लिए, पहले अब टॉपिक तैयार किया, फिर प्रश्न देखे, फिर वापस एक बार देख लिया, फिर 15-20 दिन बाद उस टॉपिक का वापस नंबर आया, तब आप किसी दूसरी किताब से फिर अभ्यास, ऐसे नोट्स तो है ही अपना, उसको पढ़ लिया, फिर किसी दूसरी किताब से पुराने प्रश्न वगैरह जो भी फिर मिलाए। तब देखना, पहले अगर आपने 10 सवाल किए थे तो फिर 20 सही करोगे, और आपको पता चलता जाएगा कि किस टॉपिक में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। अच्छा, और जैसे जैसे अधिक प्रश्न सही होंगे, वैसे वैसे आपका अंदर से मजबूती फील होती है कि हाँ अब मेरा चीजें ठीक चल रही है, और जब मजबूती फील होगी तो ये अपने आप आएगा।
ये कोई ऐसा नहीं है कि ये याद आता है, लेकिन ये 2-3 महीने बढ़िया अच्छे से पाठ्यक्रम, रिवीजन, अभ्यास इस शैली से चलते हैं तो डेफिनेटली आत्मविश्वास आ जाता है। बाकी ये मोटिवेशन सुनने से, प्लानिंग करने से, टाइम टेबल बनाने से ये नहीं आता। अब यूट्यूब की वीडियो देखने से, चैटिंग करने से, मोटी मोटी बातें करने से, अपने डेकोरम बढ़ाने के लिए झूठ बोलने से, पढ़ाई के दिखावे करने से, शो ऑफ करने से, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई करने का ढोंग करने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये परीक्षा के गेट तक रहेगा, अंदर से बहुत कमजोरी फील होती है। और जिस दिन सब्जेक्ट बहुत मजबूत होता है ना, उस दिन व्यक्ति छलकता नहीं है, बहुत गहराई वाला व्यक्ति होता है और बहुत आराम से अपना काम करके आ जाता है। इसलिए इसके लिए आपको सीरियस प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तीसरा प्रश्न रहता है, सर टेस्ट सीरीज में नंबर है वो कम आ रहे हैं। ये प्रश्न था पीछे कुछ बच्चों का। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट सीरीज आप मार्क्स के लिए नहीं दे, अंकों के लिए मत दो, आप रैंक के लिए मत दो। टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ इसलिए देनी है कि पढ़ा हुआ है तो थोड़ा अभ्यास कर लें बस। रैंक कम आ रही है कोई बात नहीं, नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, आप थोड़ा उसको हर बार 2, 4, 5 नंबर बढ़ाने की कोशिश करें, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज कई बार टेस्ट सीरीज बनाने वाले लोगों की योग्यता और उनका पैटर्न और आरपीएससी का पैटर्न अलग होता है। कई बार वो उलूल जुलूल फैक्ट यूं ही पूछ लेते हैं जिसका कोई संबंध नहीं होता। लेनिन की माँ का नाम पूछेंगे तो हम भी गलत करके ही आएंगे। आपको डाउट हो जाएगा कि यार मुझे रूस की क्रांति आती नहीं है, जबकि लेनिन की माँ का नाम कौन परीक्षक पूछता है। उसकी जगह ये पूछ लेते हैं कि लेनिन ने अप्रैल थीसिस 1917 में किस पेपर में पब्लिश की, तो मैं उत्तर दे दूंगा प्रावदा में की। मैं कहूँगा कि कब की, 17 अप्रैल को की, मैं कह दूंगा। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि लेनिन की माँ का नाम क्या था, लेनिन को कब निष्कासित किया गया, अब टेस्ट सीरीज में आरपीएससी में यहाँ फर्क आ जाता है। टेस्ट सीरीज ये भी पूछ लेता है माँ बाप के नाम वगैरह, ऐसे प्रश्न जिसका कंपटीशन जगत से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमारा कई बार स्कोर कम हो जाता है। लेकिन अगर आप आरपीएससी के इन पुराने पेपर्स वगैरह देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ऐसे फालतू प्रश्न नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि किसी भी विषय की सीमा नहीं होती है, हर विषय अनंत है। अगर आप ऐसे इमर्जिंग अच्छे फैक्ट याद कर कितने सारे कर लोगे, सीमा क्या है इसकी? आरजी भंडारकर पे प्रश्न बना रहे हैं, अगर उसका मुख्य प्रश्न है 2-4 बढ़िया बढ़िया प्रश्न तो हो जाएंगे। अब भंडारकर के बारे में अगर अंदर से आके उसके जीवन से पूछोगे तो नहीं हो पाएगा। तो टेस्ट सीरीज में कई बार नंबर कम आने का कारण ये होता है कि टेस्ट सीरीज बनाने वाले जो लोग हैं वो पेपर भी ऐसा ही बनाते हैं कि ताकि इसके नंबर कम आए, उलूल जुलूल फैक्ट लगा देते हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन पेपर्स में आपके नंबर नहीं आते, आउट ऑफ कंटेक्स्ट प्रश्न होते हैं, वही 10-15 दिन बाद वही पेपर आप टेस्ट सीरीज लेने वालों से वापस करवा दो, उनको खुद को नहीं आएंगे। तो कई बार आरपीएससी पैटर्न को टेस्ट सीरीज संचालक टच नहीं कर पाते। आरपीएससी का एक पैटर्न रहता है जिसमें 40-50% सवाल सरल होते हैं, 10-20% ठीक होते हैं, 10-1% बहुत टफ होते हैं, 50-60% कंसेप्ट, 40-50% कंसेप्चुअल होते हैं, कुछ फैक्चुअल होते हैं, एक ठीक सा मिश्रण होता है। और सभी चैप्टर होते हैं, हर चैप्टर से 1-1, 2-2 प्रश्न लिए जाते हैं। ये आरपीएससी का पैटर्न है। अभी कोचिंग संचालकों के द्वारा जो टेस्ट ही चलाई जाती है वो टॉपिक टेस्ट होते हैं। अब एक टॉपिक से ही 100 प्रश्न बनाने हैं तो फिर ये ऐसे सारे उलूल जुलूल सवाल बढ़ेंगे, इसलिए फिर नंबर कम आ जाते हैं। फिर ये लोग सारे 100 कठिन बनाने की कोशिश करते हैं, कंसेप्चुअल बनते नहीं है तो 100 के 100 फैक्चुअल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आरपीएससी का पैटर्न और इनके पैटर्न में रात दिन का फर्क आता है, इसलिए इनके स्कोर को दिल पे ना लें। बस ये है कि अपना काम ईमानदारी से करते जाओ, बस अपना जो वर्क है वो हार्ड तरीके से करते जाओ। बाकी नंबर टेस्ट में आना, अच्छे नंबर आना, टेस्ट में पहली रैंक लाना, कोई गारंटी नहीं है कि आरपीएससी में आपकी रैंक लगे। मैंने यहाँ के टॉपर्स को फेल होते हुए भी देखा आरपीएससी में, यहाँ पीछे रहने वालों को भी मैंने टॉप करते हुए देखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस ठीक है, आप अपना पढ़िए और टेस्ट देके आ जाइए, जितने नंबर आए एक्सेप्ट है। हाँ ये है कि देखते रहिए कि पढ़े हुए प्रश्न गलत ना हो। अगर पढ़ा हुआ गलत हुआ तो घर आके देख लो कि भाई हाँ यार ये प्रश्न मैंने पढ़ा था, गलत कैसे हो गया। इन चीजों को सुधारिए आप। बाकी ऐसे उलूल जुलूल सवाल हैं वगैरह, इनके कारण आप डिप्रेशन नहीं ले। बाकी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, इसमें आपको टेंशन नहीं ले। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आप पहले बढ़िया रिवीजन पाठ्यक्रम कर ले, 6-7 बार रिवीजन कर लो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे निकालो अच्छी तरीके से। ये सब हो जाते हैं, उसके बाद 10-12 टेस्ट देके जन छुड़ा दो, बस। इससे ज्यादा कुछ है नहीं टेस्ट सीरीज में, ठीक है।